नाम अंजू मनोत है। मैं पेशे से वकील हूँ, कविताएं लिखती हूँ। मेरा आज का विषय है, क्या राम राज्य संविधान के मूल्यों से सामंजस्य रखता है। इस विषय को समझने के लिए हमें सबसे पहले हमारे भारत के संविधान के प्रियम्बल यानी उद्देश्य या प्रस्तावना को समझना होगा। हमारे भारत के संविधान का प्रियम्बल यह कहता है कि हम सभी भारतवासी प्रभुता संपन्न, स्वयं प्रभु, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक देश की स्थापना का निर्णय लेते हैं और इसके सभी नागरिकों की हितों की रक्षा का शपथ लेते हैं, जैसे कि न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की रक्षा, लिबर्टी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, इक्वालिटी यानी समानता, समान प्रतिष्ठा, समान अधिकार और समान अवसर सभी नागरिकों को प्राप्त हो यह देखना और इसके तदर्थ सुव्यवस्था करना, फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा, व्यक्ति की गरिमा को ध्यान में रखते हुए भारत की एकता और अखंडता की रक्षार्थ बंधुत्व की भावना का विकास करना। 1949 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इन्हीं उद्देश्यों को अपनाया, संविधान में कानून पारित किया और उनको अपने आप को समर्पित किया। अब हम राम राज्य की ओर चलते हैं। राम राज्य एक आदर्श शासन था जिसमें समुचित न्याय, धर्म और सुशासन की प्रबलता थी। राम राज्य में राजतंत्र था। राजा वंशानुगत परंपरा से चुने जाते थे। राम चूंकि ज्येष्ठ भ्राता थे, इसलिए उन्हें राजगद्दी प्राप्त हुई। परंतु राम राज्य और वर्तमान भारत के संविधान में कुछ हद तक यह समानता है कि राम राज्य में भी राजा प्रजा की खुशी, उसके हितों और उसकी रक्षार्थ कार्य करते थे और प्रजा के मत का उस समय भी बड़ा ही महत्व था। इसी के तदर्थ राम ने रावण विजय के उपरांत सीता को राज्य से निष्कासित किया और उनकी अग्नि परीक्षा भी ली। भारत के वर्तमान संविधान में गणतंत्र है, यानी जनता के निर्णय का प्रभुत्व होगा। वंश परंपरा के विरुद्ध भारत के वर्तमान संविधान के अनुसार भारत में लोकतंत्र है, यानी कि जनता 5 साल की अवधि के लिए अपने मतों और अधिकारों की रक्षा के लिए अपने प्रतिनिधि चुनावों में स्वयं चुनती है, जिसमें चुने गए मंत्री व पदाधिकारी बाद में जजों की नियुक्ति करते हैं। वैसे यह भी प्रावधान है कि न्यायालय पर सत्ता पक्ष का कोई हस्तक्षेप न्यायिक मामलों में नहीं होगा। न्यायालय का निर्णय सर्वोपरि होगा। वैसे मैंने जो संविधान की ये जो सभी उद्देश्यों की बातें बताई अभी तक, ये वास्तविक में कितनी लागू है, इससे मैं आपको अभी बाद में बताऊंगी। राम राज्य में सभी सुशिक्षित थे, सभी सुसंपन्न थे और सभी को स्वर्ग तुल्य आवास प्राप्त था। राम राज्य में लोग वेदों में बताए गए नैतिक मूल्यों के अनुसार चलते थे, जैसे कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय यानी चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यानी अधिक धन न रखना, और एक दूसरे के सामाजिक हितों को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। सभी प्रेम से मिलजुल कर रहते थे, जिसके कारण
राजा के पास आरोप प्रत्यारोप बहुत ही कम आते थे, जिससे बहुत ही कम मामलों में निर्णय लेना पड़ता था, जिससे निर्णय बहुत ही जल्दी हो जाता था। परंतु वर्तमान में जनसंख्या अधिक होने के कारण और कानून व्यवस्था के समुचित रूप से क्रियान्वित नहीं होने के कारण देश में नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। लोग एक दूसरे के हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसके कारण अदालतों में आरोपों प्रत्यारोपों और मामलों की बाढ़ सी आ गई है और न्याय में विलंब हो रहा है। देश का सुप्रीम कोर्ट जहां किसी एक जज के गलत फैसले से दुखी होकर कोई अपील में जाता है या अंतिम फैसले के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में हम जाते हैं, वहां तक पहुंचना साधारण व्यक्ति के लिए लगभग असंभव सा हो जाता है, क्योंकि वहां पे कोई भी साधारण वकील मामला फाइल नहीं कर सकता। केवल AOR की पढ़ाई किया हुआ वकील ही मामला फाइल कर सकता है। अच्छे वकील बहुत ही महंगे होते हैं और न्याय बहुत ही महंगा हो गया है। देश में अपराध भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं। यद्यपि संविधान में अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता है, पर क्रिमिनल केसेस में उत्पीड़ित व्यक्ति को अपना वकील चयन करने का अधिकार नहीं होता और उनका वक्तव्य पब्लिक प्रोसिक्यूटर के माध्यम से कोर्ट में रखा जाता है, जो कि ठीक से या तो लड़ नहीं पाते, जिसके कारण मामला या तो दब जाता है या रफा दफा हो जाता है। बहुत ही कम बार ऐसा होता है कि कोई एप्लीकेशन करने पर कभी कभी नाम मात्र के बराबर जज स्वेच्छा से किसी को अपना वकील मुकर्रर करने का अधिकार देता है। बहुत बार अपराधी लड़ने वालों की जान जोखिम में डाल देते हैं। न्यायिक प्रक्रिया लंबी होने के कारण, न्याय महंगा होने के कारण और लड़ने वालों की रक्षार्थ समुचित व्यवस्था न होने के कारण लड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आरजीकर मामला इसका ज्वलंत उदाहरण है, जिसमें देश में गणतंत्र होने के बावजूद, जनता के निर्णय की प्रभुत्व होने के बावजूद भी, जनता के पूरे विरोध के बावजूद उत्पीड़िता को न्याय नहीं मिला है और अपराधी खुले में घूम रहे हैं। बहुत बार मामलों में राजनीतिक दबाव भी पड़ता है, इसलिए न्यायालयों में बहुत बार सही फैसले नहीं हो पाते। राम राज्य में गुरुकुलों को राजकोष से धन दिया जाता था। सभी को अमूल्य शिक्षा बिना मूल्य प्राप्त होती थी। लेकिन वर्तमान में संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में फ्री एजुकेशन का प्रावधान होने के बावजूद भी जो सरकारी स्कूल हैं उनमें शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं होने के कारण बहुत से लोग, या समझ लीजिए ज्यादातर लोग, अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाते हैं जो बहुत ही महंगे और खर्चीले होते हैं, और जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं वे सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, या जो स्कूलें कम फीस लेती है, जिनमें शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं होती, उनमें अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिससे शिक्षा के समान अवसर प्राप्त नहीं होते और इसीलिए समाज में सबको समान अवसर भी प्राप्त नहीं होते। कोई उच्च शिक्षित होता है, कोई अल्प शिक्षित, तो कोई अनपढ़ भी रह जाता है। और आर्थिक विषमता भी समाज में है, कोई गरीब है तो कोई बहुत अमीर है तो कोई मध्यम वर्गीय, जिसके कारण आर्थिक रूप से विषमताओं के कारण लोगों के सम्मान में भी भेदभाव होता है। राम राज्य में राजा राम एक पत्नी व्रती थे। सभी एक पत्नी व्रती थे और सभी चरित्रवान थे। वैसे संविधान में यह प्रावधान है कि हम अपने हिंदू धर्म के मतों को मान सकते हैं। इसके बावजूद भी हिंदू धर्म के मतों के विरुद्ध हिंदुओं के लिए भी एडल्ट्री और लिविंग रिलेशनशिप को कानून अपराध नहीं मानता।
एक ही देश के वासी होने के बावजूद, समान अवसर का प्रावधान होने के बावजूद भी मुसलमानों का बहुविवाह होता है और उनके तलाक के नियम भी अलग हैं। समान अवसर का प्रावधान होने के बावजूद कई जातियों को अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकार दिए गए हैं। मुसलमान जो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुसंख्यक है, उन्हें भी अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकार प्राप्त है, और जैन जो माइनॉरिटी है, जिनकी संख्या बहुत कम है, उनके माइनॉरिटी के अधिकार अभी तक क्रियान्वित ही नहीं हुए। आरक्षण के नियम के कारण बहुत बार अयोग्य लोग भी चयनित हो जाते हैं। राम राज्य में पर्यावरण के नियमों का बहुत ही ध्यान रखा जाता था। सभी को आवास प्राप्त थे और हर आवास के आसपास एक बगिया होती थी। जीव हिंसा बहुत कम होती थी क्योंकि सभी अहिंसा के नियम का पालन करते थे। परंतु आज जीव हिंसा बहुत बढ़ रही है, जानवरों की अवैध तस्करी भी हो रही है और जल से लेके थल से लेके गंगा तट सभी प्रदूषित हो गए हैं। शहरों में मकानों की भीड़ हो गई है और जमीनों के भाव ऊंचे होने के कारण बाग बगिया घर के आसपास मिलना बहुत ही मुश्किल सा हो गया है। हरियाली अभी बहुत ही कम शहरों में दिखाई देती है और सभी को समान अवसर और प्राप्त हो सके, सभी सुसंपन्न हो सके, इसके लिए आवश्यक है कि जनसंख्या नियंत्रण विधेयक लाया जाए और संविधान में परिवर्तन किया जाए और हमें राम राज्य जैसे ही आदर्श राज्य की स्थापना करनी होगी। धन्यवाद।